सभी को मेरा सुप्रभात। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, शिक्षा विद्या शाखा से। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर असेसमेंट के अंतर्गत जो मापन एवं मूल्यांकन के जो उपकरण हैं और जो तकनीकें हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अवलोकन तकनीकी, इसके अलावा प्रश्नावली, अनुसूची और स्व आख्यान एवं निरीक्षण जैसे साक्षात्कार जैसी उपकरण एवं तकनीकों की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि कुछ ऐसे उपकरण हैं जो तकनीकों के रूप में भी कार्य होता है और उपकरण के रूप में भी। इसी प्रकार कुछ उपकरण ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम उपकरण के रूप में भी करते हैं और तकनीकों के रूप में भी करते हैं। आज हम उसी से आगे कि जब कोई भी परीक्षण या उपकरण बनाते हैं तो एक अच्छा उपकरण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई भी उपकरण या परीक्षण अच्छी तरह से नहीं बनेगा, अच्छी तरह से प्रशासित नहीं होगा, तब तक जो बच्चों का या शिक्षार्थियों का मूल्यांकन है वो उचित ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक अच्छे मापन उपकरण की। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली अच्छे मापन उपकरण की दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं। एक होती है व्यवहारिक विशेषताएं और दूसरी होती है तकनीकी विशेषताएं। लेकिन कुछ विद्वान लेखक ऐसा नहीं मानते हैं। वो व्यवहारिक विशेषताएं और तकनीकी जो विशेषताएं हैं उनको अलग अलग ना अध्ययन करके उनका बल्कि समग्र रूप से अध्ययन करते हैं। उनका कहना है कि इस तरह से किसी भी अच्छे मापन उपकरण की जो विशेषताओं की बात करते हैं तो हम उन्हें अलग अलग नहीं बांट सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि सारी विशेषताएं स्वतंत्र रूप से अलग ना होकर बल्कि क्या है, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। लेकिन फिर भी हम दोनों तरीके से अध्ययन करते हैं। एक बार हम देखते हैं कि व्यवहारिक विशेषताएं क्या है किसी उपकरण की, एक अच्छे उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं क्या है और तकनीकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए, व्यवहारिक विशेषताएं के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? व्यवहार से, प्रशासन से संबंधित, कि जो उपकरण है उसे हम कैसे प्रशासित कर सकते हैं, उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली व्यवहारिक जो विशेषताएं होती हैं वो उपकरण के उपयोग या प्रयोग से संबंधित होती हैं कि हम आसानी के साथ विद्यार्थियों से उस उपकरण को प्रशासित करके सूचना प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सूचना प्राप्त करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो जब हम किसी भी परीक्षण का प्रयोग या उपयोग शिक्षार्थियों के ऊपर करते हैं तब उस उपयोग से संबंधित अगर समस्याएं आती हैं तो व्यवहारिक समस्याएं होंगी उपकरण की, और यदि समस्याएं नहीं होती हैं तो इसका मतलब जो उपयोग से संबंधित व्यवहारिक विशेषताएं होनी चाहिए उपकरण में वो मौजूद है। इसके अलावा दूसरा पक्ष है तकनीकी विशेषताएं। तकनीकी विशेषताएं किससे संबंधित होता है? बेसिकली जो तकनीकी विशेषताएं होती हैं वो हमारे परीक्षण जो होता है उसके निर्माण से संबंधित होती हैं कि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार किया गया। क्या परीक्षण का निर्माण करते समय हमने इन बातों का ध्यान रखा है, जैसे पद विश्लेषण, क्योंकि पद विश्लेषण यदि अच्छे ढंग से करेंगे कहीं ना कहीं जो परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता, उसकी वस्तुनिष्ठता, उसकी वैधता, ये सभी क्या है, अच्छे होंगे। विश्वसनीयता भी अधिक होगी, वैधता भी अधिक होगी। लेकिन यदि पद विश्लेषण ही नहीं हुआ, परीक्षण वस्तुनिष्ठ भी नहीं है और
विश्वसनीय नहीं है, वैध नहीं है, तो उस परीक्षण के द्वारा प्राप्त जानकारी जिससे हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं उसमें भी क्या होगी, त्रुटि होगी। तो कुल मिलाकर जो प्राप्तांक प्राप्त होते हैं वो त्रुटि रहित प्राप्त हों और इसके साथ साथ त्रुटि रहित व्याख्या हो परिणामों की। इसके लिए हम जो है किसी उपकरण की तकनीकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर परीक्षण का निर्माण करते हैं। यहाँ पर मोटे तौर पे लिखा हुआ है कि जो व्यवहारिक विशेषताएं हैं परीक्षण की उसके अंतर्गत उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, सुगमता, मितव्ययता आदि आती हैं। अर्थात कहने का अर्थ आशय है कि जिस उद्देश्य से परीक्षण का निर्माण किया गया है तो अगर ये उपकरण प्रशासित किया जाए तो उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ऐसा ना हो कि बच्चों को समझ में ही ना आए कि जो जानकारियाँ पूछी जा रही हैं अब उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि क्या पूछा जा रहा है, बच्चों को भाषा शैली न समझ में आए। तो कहने का मतलब जिस उद्देश्य से उपकरण बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हुई तो जानकारियाँ आसानी से मिल जाए, यही क्या है परीक्षण की उद्देश्य पूर्णता। इसके अलावा परीक्षण व्यापक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उदाहरण के लिए कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें मान लीजिए बच्चों का हम उपलब्धि जानना चाह रहे हैं, तो बच्चों की उपलब्धि यदि जानना चाह रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम पूरे कंटेंट का प्रतिनिधित्व वह उपकरण पूरे कंटेंट का प्रतिनिधित्व ना करके बल्कि कुछ एक अंशों का ही प्रतिनिधित्व करे। तो ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है, परीक्षण व्यापक नहीं है बल्कि क्या है, संकीर्ण है। इसके अलावा परीक्षण को प्रशासित करने में कोई दिक्कतें ना आए, आसानी से प्रशासित हो जाए। मितव्ययता, कम धन में ही परीक्षण का निर्माण हो जाए, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां आज भी जो है अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तकनीकी का ज्ञान है जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज भी वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। आप लोग बीएड के जो है प्रशिक्षु हैं तो बीएड में आप देखते होंगे जब पढ़ते होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर है, आजकल तो नए नए प्रोजेक्टर आए, लेकिन आप लोग जब तक उन पर काम नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नहीं, तब तक कैसे काम होगा। माइक्रो टीचिंग या सिमुलेटेड टीचिंग में जब आप काम करते हैं तो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ऐसे में परीक्षण जो बनना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो कम पैसे में उपलब्ध हो जाए। तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे परीक्षण की वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता का गुण उसमें होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विभेदकता होनी चाहिए और उसके मानक भी विकसित होने चाहिए। हम इनकी आगे एक एक करके व्याख्या करते हैं कि वस्तुनिष्ठता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, वैधता क्या है, विभेदकता क्या है और मानक क्या है। तो सबसे पहले जब हम कोई परीक्षण का निर्माण करते हैं तब उसमें हम प्रश्नों को बनाते हैं। आपसे जानकारियां लेना है, शिक्षार्थियों से जानकारियां आपको लेना है, तो आप प्रश्न कैसे बनाएंगे? या तो वस्तुनिष्ठ बनाएंगे या तो व्यक्तिनिष्ठ बनाएंगे। कहने का मतलब या तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखेंगे या निबंध प्रकार के प्रश्न रखेंगे जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं। लेकिन निबंधात्मक परीक्षाओं के साथ दिक्कतें क्या आती हैं कि उनके मूल्यांकन में दिक्कत आती है। क्यों? यदि प्रश्न का नेचर ऐसा है कि वो वस्तुनिष्ठ ना होकर बल्कि निबंधात्मक है, तो उसी प्रश्न को आप चेक करेंगे, हो सकता है कुछ अलग अंक दें, और उसी प्रश्न को हम चेक करें, कुछ अलग अंक दें, कोई तीसरा चेक करेगा, अलग अंक दें। लेकिन यदि परीक्षण में ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो कि वस्तुनिष्ठ हैं, तो चाहे हम चेक करें, चाहे आप चेक करें या कोई तीसरा चेक करे, उस पर अंक क्या होंगे? समान आएंगे।
तो बेसिकली जो वस्तुनिष्ठता है वो अंकन से संबंधित होती है। परीक्षा का मूल्यांकन करते समय जो अंक प्रदान करता है, तो ऐसे प्रश्न जिसका एक एग्जैक्ट आंसर होता है, जब ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है। जबकि जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने मूल्यों को समावेशित करते हुए वो कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र हो, तब ऐसे परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि क्या होंगे, व्यक्तिनिष्ठ होंगे या निबंधात्मक होंगे। और जब कोई परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं होगा तो उसकी विश्वसनीयता भी कम होगी और उसकी वैधता भी कम होगी। लेकिन यदि कोई परीक्षण वस्तुनिष्ठ है तो उसमें विश्वसनीय और वैध अधिक होने की चांस अधिक होते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। इसी प्रकार कोई प्रश्न यदि वैध है तो आवश्यक रूप से वो विश्वसनीय भी होगा, है ना। तो वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता को प्रभावित करती है, वैधता को प्रभावित करती है। इसी प्रकार विश्वसनीयता वैधता को प्रभावित करता है। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विश्वसनीयता है क्या, बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि जब किसी परीक्षण का निर्माण कर लेते हैं और निर्माण करने के बाद उस परीक्षण को हम आप पर प्रशासित करें या आप अपने विद्यार्थियों पर प्रशासित करें या कहीं से भी जानकारी आप इकट्ठा करें। मान लीजिए कि कोई एक परीक्षण बनाया गया, अब उस परीक्षण को हम दे रहे हैं, हम उस परीक्षण पर 90 अंक प्राप्त किए और दोबारा फिर हमको वही परीक्षण दिया गया। हम क्लासरूम के बाहर न जाएं यहीं, क्योंकि बाहर जाएंगे तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनको हम घर पर अध्ययन भी कर सकते हैं। यहीं पर फिर से वही परीक्षण यदि हम में मिलता है और उसमें भी हमें 90 नंबर प्राप्त होते हैं, 90 अंक प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पहली बार भी सेम रिजल्ट दिया, दूसरी बार भी रिजल्ट सेम दिया। इसका मतलब परीक्षण क्या है, विश्वसनीय है। लेकिन हमें पहली बार हमें परीक्षण दिया गया, हमने पाया कितना, 20 अंक। दोबारा हमें परीक्षण दिया गया और हम पाए 90 अंक। इसके अपोजिट भी कि पहले हमें वही परीक्षण दिया गया, हम उस परीक्षण पर 90 अंक प्राप्त किए और दोबारा फिर से वही परीक्षण हमको दिया गया और हम दोबारा उस पर 20 अंक ही प्राप्त कर पाए। इसका मतलब ऐसा परीक्षण क्या है, विश्वसनीय नहीं है, उसमें विश्वसनीयता के गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर विश्वसनीय होता तो हमारी आधे घंटे बाद ही अगर हमको परीक्षण 2 बार दिया गया तो आधे घंटे में हमारी योग्यता क्षमता 20 से 90 इतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इसी प्रकार वैधता क्या है, जिस उद्देश्य से या जिस चीज का मापन करने के लिए कोई उपकरण का निर्माण किया जाता है, यदि वह उपकरण उसी चीज का मापन करता है, इसका मतलब वह उपकरण वैध है। लेकिन बल्कि उस चीज का मापन न करके अन्य गुणों का मापन करता है तो वह परीक्षण वैध नहीं होता। उदाहरण के लिए आप लोग बीएड के स्टूडेंट्स हैं, बीएड कर रहे हैं। मान लीजिए आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब क्लास 8 के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, अब उनका अचीवमेंट टेस्ट लेने के उद्देश्य से आपने एक उपकरण का निर्माण किया, लेकिन उसमें ऐसे प्रश्नों को रखा जो उनके सिलेबस में नहीं है, या किसी एक ही चीज का मापन कर रहे हैं, संपूर्ण उस जिस विषय का अचीवमेंट टेस्ट बना रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न न होकर अन्य प्रकार के प्रश्न हैं, तो वह जरूरी नहीं है कि उपलब्धि का मापन करे, वो बुद्धि का मापन भी कर सकता है। जिसका सिलेबस बच्चे ने आज तक पढ़ा नहीं उसको भी आप प्रश्नों में सम्मिलित कर रहे हैं, तो हो सकता है वह आपको ऊपर से देखने में तो लगता है कि वह उनकी उपलब्धि का मापन कर रहा है, लेकिन रियल में वह उपलब्धि का मापन न करके बल्कि किसका मापन कर रहा हो, ऐसे प्रश्न बुद्धि का मापन कर रहे हैं। इसी वजह से
इसी वजह से जिस उद्देश्य से कोई परीक्षण बनाया जाता है, जब उसी उद्देश्य का मापन होता है या उन्हीं चीज़ों का मापन होता है, तब परीक्षण वैध होता है। विभेदकता क्या है कि जब हम परीक्षण का निर्माण करें तो परीक्षण में विभेदन क्षमता होनी चाहिए। विभेदन क्षमता क्या है कि भाई जिन बच्चों का IQ लेवल हाई है और जिन बच्चों का IQ लेवल लो है, या हम बच्चों का जो उच्च शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी हैं और जो निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी हैं, उनके बीच विभेद कर सके। मान लीजिए कि क्लास में ये परीक्षण प्रशासित किया गया और इस परीक्षण पर क्लास के 20 बच्चों ने सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए और 20 बच्चे ऐसे थे जो सबसे कम अंक प्राप्त किए, और कुछ मॉडरेट स्थिति में भी बच्चे होंगे, मध्य स्थिति में। तो यदि कोई परीक्षण सबसे हाईएस्ट अंक प्राप्त करने वाले और सबसे लोएस्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के बीच विभेद करे, जैसे कि उस परीक्षण पर हाईएस्ट अंक प्राप्त करने वाले बच्चे जो है अब उनको अलग अलग कैटेगरी बांट दें, 2 समूह बना दें, हाईएस्ट अचीवर और लो अचीवर। तो हाई अचीवर बच्चे और लो अचीवर बच्चे के बीच अब ये प्रश्न दोबारा दिया जाए, तो मान लीजिए हाई अचीवर बच्चे इसमें से 80 प्रश्न करते हैं और लो अचीवर बच्चे, एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, लो अचीवर बच्चे इसमें से 20 प्रश्न ही कर पाते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हाई अचीवर बच्चे 20 प्रश्न ही सही कर पाए जबकि लो अचीवर बच्चे 80 प्रश्न सही कर जाए, तो इसका मतलब कि ये टेस्ट में विभेदन क्षमता नहीं है। यह अच्छे विद्यार्थियों और कमजोर विद्यार्थियों के बीच विभेद नहीं कर पा रहा है। तो इस ऐसे यदि विभेदन क्षमता नहीं होगी उपकरण में, तो ऐसा उपकरण जो है वो उससे प्राप्त परिणाम सही नहीं होंगे। मानक क्या है? अब आप या कोई बच्चा मैथ में 60 अंक पाया, उस 60 अंक का क्या मतलब है? कोई एक व्यक्ति मैथ में 60 अंक पाया और इंग्लिश में 80 अंक पाया, इसका कोई मतलब है? जब तक मानक नहीं है तब तक इनका कोई मतलब नहीं है, इन अंकों का। तो जब कोई परीक्षण बनाया जाता है तो उससे प्राप्त अंकों की एक अर्थपूर्ण व्याख्या की जा सके, उस अर्थपूर्ण व्याख्या के लिए ही मानक तैयार किए जाते हैं, जिससे हम उन अंकों की व्याख्या कर सके कि 60 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी अच्छा है, मतलब गुड है, बेटर है, बेस्ट है या पुअर है। हम इस तरह से उसके बारे में कुछ कह सके, या अन्य विद्यार्थियों की तुलना में वह अच्छा है या खराब है। ठीक है, तो इस तरह से अब 60 अंक पाया, उसका अपने में 60 अंक क्या है? कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक मापन हो सकता है, ना आकलन हो सकता है, ना ही मूल्यांकन हो सकता है। लेकिन मानक जब निर्धारित होंगे तो हम इन 60 अंकों को आकलन और मूल्यांकन की श्रेणी में भी ले आकर उस 60 अंक की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे विद्वान हैं, लेखक हैं, उन्होंने इनको अलग अलग ना करके बल्कि व्यवहारिक विशेषताएं उपकरण की और जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनको अलग अलग ना अध्ययन करके एक साथ अध्ययन करते हैं। वो बताते हैं कि यदि कोई परीक्षण का निर्माण होता है तो उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे संतुलन, जब कोई भी परीक्षण बनाते हैं तो वो परीक्षण क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। किसके किसके बीच बैलेंस होना चाहिए?
कि प्रश्न जो है, उदाहरण के लिए यदि हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत या जंतु विज्ञान की उपलब्धि का मापन करना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ हम रेंगने वाले जो जीव हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न रख दें। रेंगने वाले जो जीव हैं उनको भी रखें, जो चलने वाले जीव हैं उनको भी रखें, जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न में रखें। कहने का आशय ये है कि पूरे सिलेबस को वो कवर करता हो या पूरे डायमेंशन को कवर करते हो, सबका प्रतिनिधित्व प्रश्नों में होना चाहिए, तब वह बैलेंस्ड जो है परीक्षण कहलाएगा। इसके अलावा परीक्षण में सक्षमता होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए कि जब कोई परीक्षण बनाया जा रहा है या प्रशासित किया जा रहा है या अंक प्रदान किए जा रहे हैं, तो उसमें आसानी के साथ सरलतापूर्वक उसका प्रशासन किया जा सके, उसका अंकन किया जा सके, उसका निर्माण किया जा सके। तो ऐसा परीक्षण में सक्षमता का गुण होगा। इसके अलावा विशिष्टता का गुण, विशिष्टता का गुण क्या है? ये एक तरीके से जो वस्तुनिष्ठता अभी हम लोगों ने बात की उसका पूरक होता है। क्या होता है? ये लिखा भी हुआ है कि इस प्रकार परीक्षण से जो अनभिज्ञ छात्र हैं वो मतलब परीक्षण के बारे में नहीं जानते हैं, वो कम अंक प्राप्त करें, और जबकि जो परीक्षण के बारे में जानते हैं वह अधिक अंक प्राप्त करें। वो हमने अभी जो वस्तुनिष्ठता की बात की थी उसी से संबंधित है। तो ऐसे परीक्षण क्या होगा? विशिष्ट परीक्षण होंगे। लेकिन हाई अचीवर लो अचीवर में बीच अंतर नहीं करता, तो इसका मतलब परीक्षण विशिष्ट नहीं है, विशेष नहीं है, बल्कि क्या है? बिल्कुल साधारण है। इसके अलावा कठिनता, तो जब हम किसी उपकरण का निर्माण करते हैं तो कठिनाई स्तर का भी ध्यान रखते हैं। इसकी हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि कठिनाई स्तर कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सरसरी तौर पर आप समझ लीजिए कि कोई भी परीक्षण जब हम बनाते हैं तो उसमें ऐसे प्रश्नों को रखना चाहिए, ना बहुत कठिन ही प्रश्न हो और न बहुत सरल प्रश्न हो। ऐसा ना हो कि सारे प्रश्न कठिन रख दें, ऐसा ना हो कि सारे प्रश्न सरल रख दें। तो हमें जो मध्यम कठिनाई स्तर औसत के जो प्रश्न हैं, एकांश हैं, उनको रखना चाहिए, ना बिल्कुल सरल प्रश्नों को रखना चाहिए और ना ही बहुत कठिन प्रश्नों को रखना चाहिए कि कोई कर ही ना पाए, और ना ऐसे प्रश्नों को रख दें कि सब लोग कर लें जिससे विभेदन क्षमता ही खत्म हो जाए। विभेदकता की बात अभी कर ही चुके हैं। इसके अलावा वस्तुनिष्ठता को हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं कि कोई परीक्षण जितना अधिक वस्तुनिष्ठ होगा उतना ही वह विश्वसनीय होगा, वैध होगा। वैध के साथ साथ उसके मानक भी स्पष्ट होंगे, उसमें विभेदन क्षमता भी होगी। विश्वसनीयता, वैधता हम समझ चुके हैं, ठीक है। न्याययुक्ता, फेयरनेस, यहाँ पर फेयरनेस या न्याययुक्ता किसी भी परीक्षण की ऐसी विशेषता है जो सभी छात्रों का उचित रूप से मूल्यांकन कर सके या मापन कर सके और सबको समान अवसर प्राप्त हो। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी मीडियम का एक स्टूडेंट है और हम प्रश्नों की भाषा ऐसी रखें कि इंग्लिश मीडियम के प्रश्न बना दें, जो प्रश्न पूछे जाए वो अंग्रेजी माध्यम में पूछे जाए, तो क्या हिंदी माध्यम वालों के साथ ऐसा परीक्षण न्याय कर रहा है? नहीं। इसी प्रकार यदि हम परीक्षण का निर्माण हिंदी माध्यम में कर रहे हैं और उसमें जो इंग्लिश पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, अंग्रेजी जानने वाले, वो हिंदी नहीं जानते हैं, या अन्य रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चे जो हिंदी नहीं जानते हैं बल्कि उनकी मातृभाषा कुछ और है, हम उन मातृभाषा में परीक्षण न देकर बल्कि हिंदी में दे रहे हैं, तो क्या
यह उन बच्चों के लिए न्याय संगत होगा नहीं। तो हमें इस पॉइंट को भी ध्यान में रखकर परीक्षण का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा उपकरण में गतिशीलता होनी चाहिए। निर्धारित समय में जितने प्रश्न रखे गए हैं उस परीक्षण में, उसके लिए निर्धारित समय या सही समय फिक्स किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ परीक्षाओं में समय कम होता है और प्रश्न अधिक होते हैं, जिससे सारे प्रश्न अटेंड नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं जिसमें समय इतना अधिक होता है कि 2-2 घंटे बच्चे बैठे रहते हैं। तो हमें जो है समय का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा टेस्ट में, परीक्षण में व्यवहारिकता होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत प्रशासन करने में कोई दिक्कत ना आए, अंकन करने, परीक्षण का अंकन करने में कोई दिक्कत ना आए, इसके अलावा उसमें व्याख्या करने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह की विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट है प्रमाणीकरण, प्रमापीकरण या प्रमाणीकरण, या इसी को मानकीकरण भी कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। या जब स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत हम परीक्षण निर्माण में जो तकनीकी विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत पहली तकनीकी विशेषता आती है पद विश्लेषण। तो जब हम पद विश्लेषण, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक, इन सभी का निर्माण करते हैं या इन सभी को ध्यान में रखकर परीक्षण का निर्माण करते हैं, तो ऐसा परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंतर्गत आएगा। जबकि जैसे आप पढ़ते होंगे अध्यापक निर्मित परीक्षण और मानक संदर्भित परीक्षण, तो NRT CRT शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो उनकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और पिछले व्याख्यानों में हमने ये चर्चा की भी है। तो इस तरह से जब कोई परीक्षण बनाते हैं तो उनका हम ध्यान रखते हैं। अगले व्याख्यान में हम लोग विश्वसनीयता क्या है, कैसे निकालते हैं, वैधता, किसी परीक्षण की वैधता क्या है, कैसे निकालते हैं, किसी परीक्षण को कैसे वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके, इसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।